अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक गर्मा गर्मी है और जाहिर है कि ये गर्मा गर्मी जो है ये अब इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के तहत जो है वो हो रही है और इन इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात में से निकल कुछ नहीं रहा है। कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, कुछ बुनियादी मसाइल हैं। अवाम भी इस वक्त एक गंभीरता में घिरे हुए हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज हो रही हैं और जाहिर है कि जब असल इश्यूज़ जो हैं वो नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं और ऐसे मामलात जो हैं वो असम्बली में उन पर बहस व तमीज़ होनी शुरू हो जाए कि जिनके नताइज जो हैं वो अवामी मुफाद आमा के तहत ना निकलते हों, यकीनन उसका सियासी फ़ायदा जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हो। एक पार्टी का उससे कनेक्ट जो है वो अपने इंतखाबी मैंडेट के हवाले से हो, बाकी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनका जो है उसके जवाब से वाबस्ता हो और ये टकराव जो है ये मज़ीद ख़राबी जो है उसका बायस बन रहा है और पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें से एक ठहराव और तहम्मुल का अंसर जो है वो निकलता जा रहा है। और जाहिर है कि इस वक्त हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जो कोरोना के असरात के नीचे दबी हुई मईशत के हैं और उसमें फंसे हुए अवाम के हैं और उसमें उलझी हुई पाकिस्तान की सनत है। अब इस सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो JITs की बात करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहसानुल एहसान की बात करती है। अगर तहरीक इंसाफ जो है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की बात करती है तो वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। आज अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको करप्ट तरीन हुकूमत डिक्लेयर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माजी के 10 साल अदवार को जो है करप्ट तरीन करार दे रहे हैं और इस करप्ट में जो है फिर वही बात वहीं पर आ जाती है कि असल इश्यूज़ जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। ये मामला इस नौइयत से क्या आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है? पार्लिमान जो है वो भी तकरीबन उज़्व मुअत्तल बनकर रह गया है और इसी वजह से कोई उसमें काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में जायज़ा ये लेना है कि आगे का सफ़र जो है वो कैसे है और क्या ये मामलात इसी तरीके से जो हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान का हर शोबा जो है वो दबाव में है और उस दबाव से निकलने के लिए एक इंतहाई जामे, ठोस और इत्तफाक राय पर मबनी जो है एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। यकीनन एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब लगता ये है कि एहतसाब भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये अमल आगे बढ़ रहा है और उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं वो घूम फिर कर कोल्लू के बैल वाला मामला जो है वो दिखाई दे रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध की। फ़रदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब देखें 23 महीनों में मामला यहाँ आ गया है कि आप जिस करप्ट का शोर मचाते थे, आज अपोजिशन जो है उसने आपको करप्ट तरीन गवर्नमेंट करार दे दिया है। 23 महीने में अगर कारकर्दगी देखी जाए तो ये सफ़र दिखाई देता है कि तय हुआ है। जी, मेरे ख्याल से ये करप्ट तरीन जब कह रहे हैं तो वो उनको कहने नहीं सके, वो तो चाहते हैं कि हर कोई उन जैसा लगे। दरअसल उन जैसा है कोई भी नहीं, वो कि वो बड़े मुनफरिद मकाम पे रखते हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कहते हैं हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, तो मईशत में वो किया। सिविल मिलिट्री डिफेंस रिलेशनशिप इससे बेहतर कभी नहीं थी, फॉरेन अफेयर्स इससे बेहतर कभी नहीं रहा, सोशल नेटवर्क इससे बेहतर पिछले 70 साल की तारीख में नहीं रहा,
टूरिज्म का डेवलपमेंट इससे 70 साल में इतना नहीं प्रमोट हुआ पाकिस्तान में जितना अब हुआ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज मिला है, जिसके ऊपर उसके समारात नज़र आने शुरू होंगे, वो इससे पहले कभी नहीं दिया गया। मुल्क में 60 साल बाद 2 डैम्स का आगाज़ हुआ है, जो कि पिछले 60 साल से कोई डैम नहीं बना। हम तो नहीं समझते कि हमें कोई उसकी परेशानी है या ट्रांसपेरेंसी की है। वो पेशावर बीआरटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रुक जाओ, मंसूबा मुकम्मल हो जाए। हमने खुद इंक्वायरी निकाली थी, उसके ऊपर जिसको तहकीक करनी है वो करे, जो जिम्मेदार होगा उसको पकड़ेंगे। हमारे यहाँ हम कभी नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला, ये तो इनका है। अभी मेरे साथ मेरे पार्लिमानी लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनके ऊपर आपने देखा दे प्रोग्राम पे प्रोग्राम अनसाइंड लेटर, जो साइन लेटर है उसके ऊपर कोई हलीम आदिल शेख साहब का जिक्र नहीं किया नैब ने। लेकिन किस तरह पीपल्स पार्टी ने, सिंध की हुकूमत ने उसको मंजर आम पे लाई है, वो आपके सामने, आप चेक कर लीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिनवा सकता हूँ कि क्योंकि ये खुद आफत ज़दा हो चुके हैं, खौफ ज़दा हो चुके हैं। इनके कहते हैं ना कि खुद दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है। और ये अब इल्ज़ामात कैसे लगाते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान नियाज़ी साहब के वालिद साहब को करप्शन पे निकाला था, ज़रा वो लेटर ले आइए जिस पे निकाला था। ये बताने से ये कुतराते हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब के वालिद जो इकरामुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जो हैं वो मास्टर्स किया हुआ है, और उनके अपना कारोबार था जब उनका, वो बिल्डर थे, और उन्हीं ने खुद नौकरी छोड़ी थी इससे कि उनके पीछे नवाब ऑफ कालाबाग पड़ गए थे। नवाब ऑफ कालाबाग इसलिए पीछे पड़ गए थे कि वो जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट करते थे। ये क्यों नहीं बताते कि इमरान खान के दादा जो थे उन्हीं ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बड़े एक्टिव वर्कर थे, डॉक्टर थे। ये अब ये पूछते हैं कि जी इमरान खान नियाज़ी साहब के पैसे कहाँ से आए। भाई वो जमान पार्क की ज़मीन के ऊपर उन्हीं ने टाउन हाउसेस बनाए, उसकी जो रकम आई है वो है। वो पूछते हैं कि जी बनी गाला कैसे बना था, वो तोहफा उनकी जमाइमा ने दिया था जो कि मल्टी बिलियनर की बेटी थी। ठीक है, मैं फिरदौस साहब में आता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें जी फिरदौस साहब में आता हूँ। शुरू करूँ जरदारी की कहानियाँ, ठीक है, मैं आता हूँ फिरदौस साहब में आता हूँ, जरा आपने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं इसमें। जी फिरदौस साहब में आता हूँ, इसमें पी साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि आप खाइफ हैं, आप खौफजदा हैं। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें गिनवाई हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं आपकी दौरे हुकूमतों के हवाले से। जी बस ये तो मैं किसी हद तक उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो बनी गाला के हालात हैं, जो हुकूमत के अंदर के जो लोग हैं उनके हालात यकीनन बेहतर हैं, लेकिन मेरा कंसर्न तो जो इक़्तिदार के ईवानों में जो लोग उठते बैठते हैं उनसे मेरा कंसर्न नहीं है जी। मेरा कंसर्न तो पाकिस्तान के गरीब आवाम से है कि क्या आज पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है, आज पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ कि 70-75% जो पाकिस्तानी कौम है, इसके अफराद हैं, आज उनकी हालत क्या है। क्या आज 2 वक्त की रोटी इत्मीनान के साथ क्या किसी आम आदमी को मैसर है? क्या जो महंगाई, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ जो महंगाई इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत की गई है, क्या ये यहाँ पाकिस्तान के अवाम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इनको तो यानी जो अज़ियत मिल रही है इस वक्त, और लोग जिस तरह दामन फैला के और बद्दुआएं दे रहे हैं, आप ज़रा उन लोगों के पास जाएं और देखें कि वो किन हालात से गुज़र रहे हैं। और अब तो आप देखेंगे जी, सोशल मीडिया पे देखें, आप जहाँ भी किसी से आप इंटरव्यू करें, गरीब आदमी रो रहा है, पिट रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख़ में, मैं नहीं कहता कि हमारी हुकूमत या दीगर हुकूमतें जो थी वो कोई बहुत ही ज़्यादा आइडियल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ के अंदर इंतहाई मैं समझता हूँ कि नाकाम हुकूमत, इस हुकूमत की आज यानी 23-24 महीने गुजरने के बावजूद ये अपने किसी डायरेक्शन का तयन नहीं कर सकी, अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकी।
तो मैं यहाँ पे इस पे डोंगे बजाना कि जनाब हमने ये किया, हमने वो किया, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हुकूमतें बनती हैं, बड़े लोग जो हैं वो हर हाल में अपने लिए वो अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम आज किन हालात में है। रही है। मैं आता हूँ खुदा के लिए हमें उन पे नजर रखनी चाहिए। शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा कि क्या अपोजिशन जो है, अब मैं ये सवाल लेकर चलना चाह रहा हूँ कि क्या अपोजिशन जो है वो किरदार अदा कर पाई है? कि मतलब जाहिर है कि बुनियादी इश्यूज़ हैं, उन पे बात होनी चाहिए, उन पे आवाज़ उठनी चाहिए। वो इल्ज़ाम लगाते हैं, आपकी तरफ से भी एक अब रविश ऐसी बन गई है जैसे कि जवाबी इल्ज़ाम ही देना है, इश्यूज़ जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम। देखिए, एक वो वक्त भी था कि कंटेनर पे खड़े होते थे न्याजी, इमरान न्याजी और बैम्बिनो सिनेमा और पता नहीं क्या क्या, भाग 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 सुन लिया लोगों ने बहुत, ठीक है। फिर हर पार्टी में एक ग्रुप होता है, उन्होंने कहा भाई ये क्या चल रहा है। हलीम आदिल शेख थे, वो फरियाल साहिबा से शुरू होते थे, दूसरे इनके थे वो भी ये करते थे। फिर कुछ पार्टी के लोगों ने चेयरमैन से नाराजगी लेकर कुछ ने ट्वीट किए, कुछ ने बोलना शुरू किया, और 4 अप्रैल को मेरे ट्वीट पे तो इतनी चीखें लगी, मुझे लगा कुछ 2-4 लोग मर ही न जाए, तो मैंने डिलीट कर दिया। फाइनली उस ट्रैक पे चेयरमैन को आना पड़ा कि उन्होंने कहा कि भाई ये कब तक बात करते रहेंगे। उन्होंने बात की कि वापडा से जो लोग निकाले गए थे उसमें 3 लोग रेस्टोर नहीं हुए थे और उसमें एक न्याजी साहब के वालिद थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। लेकिन इसके बाद इन सब के हालात बदल गए। मैं इन बातों में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बात फिर आएगी जादुई सिलाई मशीन तक और जादुई खर्चे पूरे होने तक। मैं इन पे जाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि ऑपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया या नहीं। आज ऑपोजिशन ही है जो बजट, जो कि मैं समझती हूँ कि अपनी तारीख का पाकिस्तान की सबसे बुरा तरीन बजट था, जिसकी जितनी बुराई की जाए कम थी, उस पर हमने बात की। चीनी स्कैंडल को ये दबा लें जितना, लेकिन हमने बात की। आजकल जो महंगाई है, और आज ही जो है हम अगर देखें तो हम ये बात कर रहे हैं तो ये अखबारों की जीनत बन रही है ना कि जीडीपी ग्रोथ जो है पहली दफ़ा मंफी 0.4 हुई है। आज हम बात कर रहे हैं कि नून लीग हुकूमत 102 पे डॉलर छोड़ के गई थी, आप 167 पे ले आए। 2 बजट ऐसे आ चुके हैं कि डॉलर की कीमत कुछ और होती है और बजट पास होने से पहले जो है वो और कहीं चली जाती है और बजट पास हो जाता है। अददी अक्सरियत से आप 4 पेपर को येस और नो करा सकते हैं, लेकिन आप हालात कैसे बदलेंगे? हालात कैसे बदलेंगे? शैला रज़ा साहब, मुझे जरा ये ओपन कर लेने दीजिए, मैं आता हूँ। इसमें फरदौस शमीम नकवी साहब इल्ज़ाम में नहीं जाते हैं। सिर्फ ये जो सवाल है जिस पे एंड किया शैला रज़ा साहबा ने, मैं उस पर आ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दालें इंपोर्ट्स करता है। जाहिर है कि जब डॉलर आप महंगा करते हैं तो महंगाई के अंदर उसका इजाफा होता है। आप ये कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, आप ही के फिगर को मान लेते हैं कि 2 अरब 36 करोड़ डॉलर जो हैं वो इस महीने आए। अगर इस रविश को ही देखा जाए तो ये 22-23 अरब डॉलर बन जाएगा ईयर एंड में। तकरीबन 3.5 अरब डॉलर जो है मल्टीलैटरल एजेंसी से, चीन से पैसा जो है वो आया है। आपकी जो दरामदात हैं वो आपने बहुत कम की हैं, आपका तजारती खसारा जो है नैरो डाउन हुआ है। तो अगर आपके पास ये फिस्कल स्पेस है तो फिर डॉलर पे किस चीज का दबाव है? देखिए, पहली चीज तो डॉलर, पाक रुपी डॉलर पैरिटी चेंज ही हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते ही तब्दील हुई, या इसाक डार के जाने के बाद मिफ्ता इस्माइल ने कितना कम किया, उसके बाद अगली हुकूमत ने आके कितना कम किया और फिर और कम हुआ। ये सब हुआ क्यों? इससे कि आर्टिफिशियली पैक किया हुआ था रुपी को। हर साल 8 बिलियन डॉलर जो है वो रुपी के सपोर्ट में खर्च किए जाते थे। जब 8 बिलियन डॉलर रहे नहीं खर्च करने के लिए तो रुपी की कदर कीमत घटनी शुरू हुई। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देना किस हद तक जायज़ है वो शैला खुद फैसला करें। इकनॉमिक्स इनको इतनी तो समझ में आनी चाहिए
कि जो ये चीज़ 100 रुपए की मिलती थी वो 160 की हो गई सिर्फ डिवैल्यूएशन के खाते में। इसमें कोई महंगाई का ताल्लुक नहीं है, कोई मुल्क की महंगाई में डिमांड और सप्लाई का ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली डिवैल्यूएशन, और डिवैल्यूएशन जो हुई थी वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो फ़र्क था, जो कि आपकी 62 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी और 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, और नेट खसारा करंट अकाउंट डेफिसिट का 32 बिलियन डॉलर था। हमारे दौर में रिमिटेंसेस बढ़ी, हमने इंपोर्ट्स कम की, खसारा कम किया, फिजिकल स्पेस पैदा की। मुल्क डिफ़ॉल्ट पे था, डिफ़ॉल्ट से बचाया, दोस्तों से पैसे मांगे, उन्हीं ने पैसे दिए। अभी पाकिस्तान की टैक्सेशन बेस को और बड़ा होना है, वरना कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। जीडीपी को बढ़ाना है, जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आसानियाँ आएंगी। ये बड़ा आसान कहना है कि मनफी 0.43 हुआ है। ज़रा पूछें तो ना दूसरे मुल्कों में कोरोना की वजह से क्या हुआ है। अमेरिका में 15% जीडीपी माइनस में गई है, कि +8 से -7 पे गई है, 15% का फ़र्क आया है। हिंदुस्तान में 9.5% का फ़र्क आया है, चाइना में 7.5% का फ़र्क आया है, पाकिस्तान का तो सिर्फ 2.5% का फ़र्क आया है। बीवी, आप ये अप्रिशिएट करने वाली बात है या इसमें पाकिस्तान को लपेटने की बात है? फिरदौस साहब मैं आता हूं, क्योंकि ये जो सवाल है, हम कोई दुनिया में फिरदौस साहब मैं आता हूं, ये जो सवाल है कि इसमें तो अब आपने करना क्या? आपने नदीम साहब मेरे से सवाल पूछा है, आप नहीं, मैं वो करने पर बाद में आता हूं। मैं पहले देखें, आपने ये बात की है, इसका मैं जवाब ले लूं, करने पर भी आएंगे कि करना क्या है, वो आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। जी, एक जुमला मैं देखिए, ये जो बात कर रही है ना कि जनाब अली बदतरीन बजट है, नो टैक्स बजट है, कोई टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, ये बदतरीन कैसे हो गया? कोई कॉमन सेंस की बात तो करें। ठीक, या तो टैक्स में इजाफा किया होता है, या बताएं बदतरीन क्या चीज की है। ठीक, अब इसमें पी साबिर शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब इसहाक डार साहब थे तो ये बात कही जाती थी कि उन्होंने मसनूई तौर पर रुपए को एक जगह रखा हुआ था। मुफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने डिवैल्यू किया, उसके बाद मज़ीद डिवैल्यूएशन होती है और फिर इनकी हुकूमत आती है तो 35-40% डिवैल्यूएशन हो जाती है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो फिस्कल स्पेस दस्तयाब है, रुपये के मुकाबले में डॉलर की जो कीमत है वो ओवररेटेड है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब ने एक जुर्म किया कि आर्टिफिशियली डॉलर को उन्होंने एक जगह पे मुस्तहकम रखा। मैं समझता हूँ कि ये जुर्म तो इनको भी करना चाहिए कि अगर ये कुछ पैसे डाल के और डॉलर को ये अपनी जगह पे रखते हैं तो पाकिस्तान की जो हमारी इक्तिसादी आज जो सूरत हाल है ये कभी भी ना होती। अब ये आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, हम रोना रोते हैं कि जनाब हम पे कितना कर्ज़ा आया है, लेकिन जो कर्ज़ा हमारे दौर तक, जो मुख्तलिफ हुकूमतों में जो कर्ज़ा लिया जाता रहा है, हमारे दौर तक जितना कर्ज़ा लिया गया, आज तो आपने सिर्फ डॉलर की कीमत के बढ़ जाने से वो कर्ज़ा जो है वो दुगना हो गया। इनका जो अपना कर्ज़ा है, इन्होंने तो जो 5 साल में हमने जितना कर्ज़ा लिया उतना कर्जा इन्होंने 22 महीनों में ले लिया। अब 5 साल बाद ये कर्जा कहाँ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम देख रहे हैं उसका तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, अब ये कह देना कि जनाब एक हुकूमत जिसने डेवलपमेंट की, आपके मोटरवेज बनी, आपके यहाँ पे बिजली जो है वो 11 किलो मेगावाट बिजली जो है 11,000 मेगावाट बिजली अब इस मुल्क को दी गई। आज ये हुकूमत कह रही है कि 1,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है, जो हमारी अपनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, आपके गवादर पे काम होता रहा, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर आता रहा। अब मुझे ये बताएं कि आज हमारी हालत क्या है? सी पे को हमने जाम कर दिया। आज वही चाइना जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी वो डाइवर्ट हो रहा है ईरान की तरफ, दूसरे मुल्कों की तरफ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आपने क्या कर दिया इस पाकिस्तान के साथ? आज इस मुल्क की मईशत की क्या हालत है? आज का डॉलर, आज तो मैं देख रहा था कि डॉलर जो है वो
69 पे जनाब उसको टच कर रहा है। और अल्लाह माफी दे, और ये मुझे डर है कि ये कुछ ही अरसे बाद ये 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आपका रुपया जो है वो तो रोजगारी, ये तो आपको मार्केट में जो लोग अपने सौदे बेचेंगे तो वो आपकी रुपए के अंदर आपके 100 रुपए के नोट में जाके आपको देंगे सौदा। तो ये हालात हैं खौफनाक, खतरनाक हालात से ये मुल्क गुजर रहा है। और दूसरी तरफ इनका देखिए गुजारिश ये है, इनका क्या है, ठीक है उस तरफ आते हैं। नहीं मैं एक अर्ज कर रहा हूं, हाँ। आपकी संजीदगी का लेवल क्या है? अब ये जो कोरोना का एक वबाल आया, इस सारे अरसे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने सिवाय इसके कि सिंध की हुकूमत ने गलती की कि लॉकडाउन का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने पहले कर दिया और उसको फिर इन्होंने उसमें सिर्फ इस पे सारी तवज्जो इस बात पे रही कि ये जो लॉकडाउन जो है वो ठीक है, वो अब एक पुराना इशू है। आपका प्राइम मिनिस्टर के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुल्क के इक्तिसादी हालात हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सिर्फ सारा वक्त इस बात पे कर रहे हैं कि जनाब ये कौन सा वो है एक स्मार्ट लॉकडाउन, ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए कि दूसरा होना चाहिए। मैं ये गैर संजीदगी जो है वो हमको ले डूबी है। अच्छा शैला रजा साहब ये फरमाइएगा कि देखें गुजारिश ये है कि सिंध में आपकी हुकूमत है, वफाक में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपके यहाँ भी मामलात जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान हैं। अब बजाय इसके कि ये मामलात हल होने चाहिए उस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। अब आपका जोर भी जो है वो दिखाई ये देता है कि वफाक के साथ लड़ाई जो है उसके ऊपर ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि हमारी जिससे भी लड़ाई होती है सियासी नज़रियाती होती है, पीटीआई नज़रियाती जमात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम अपना काम जिस तरह से कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी, जबकि सिंध ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और हमारा रिकवरी रेट 56% है, उसके बावजूद हमारा रेवेन्यू का जो टारगेट था वो हमने अचीव किया और वफाकी हुकूमत को 900 अरब का शॉर्टफॉल है। ये सारी चीज़ें कोरोना पे डालते हैं। कोरोना आया मार्च के आखिर में, मार्च की 7 तारीख को ट्रिब्यून में था कि 3.74% एक्सपोर्ट है। लास्ट ईयर इन्होंने जीडीपी जो है 1.9 पे पहुंचा दी। इन्फ्लेशन जो है वो 4-5 से ये 9 पे आ गए। तो मैं अगर एक एक चीज़ की बात करूं तो क्या हम इस पे नहीं लड़े कि चीनी 52 से जो है वो 85 रुपए किलो हो गई, आटा 710 रुपए का 20 किलो 1150 का हो गया, कुकिंग ऑयल 5 लीटर 740 से 1300 रुपए का हो गया, दाल चना 100 रुपए से 2 रुपए हो गई। बिजली की पैदावार जो है, मंसूबे हमारे दौर में लगे क्योंकि 3 से 5 साल मंसूबों को लगते हैं, हमारे दौर में मंसूबे लगे और नून लीग के दौर में उसमें बाकायदा बिजली बनी, लेकिन इनके दौर में सिफर। मोटरवेज जो है वो मुख्तलिफ बनी, चाहे वो इधर बनी हो चाहे कहीं, लेकिन इनके दौर में सिफर। सी पैक पे 47 अरब रुपए मुख्तलिफ दोनों दौर में लगे, इनके यहाँ प्रोग्रेस सिफर, और बल्कि उसको बीआरटी कर दिया है। और बीआरटी का ये हाल है कि उस पर 71 बिलियन जो है वो मजीद बढ़ गया है। और इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं 22 से 22.03 थे, इन्होंने 16.5 कर दिए। तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे? आज का अखबार है पेज नंबर 8 डॉन का, ये इंस्टीट्यूशन जहां इन्होंने पहले इतने बर्बाद किए, अब इन्होंने पेशावर केपी में एक नया लोकल गवर्नमेंट का लॉ पास किया है और उसमें यह है कि प्राइवेट लैंड डेवलपर्स जो हैं उनको कोई भी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इलाके का जो काउंसिलर है वो उनको परमिशन दे देगा। तो हमें देखना चाहिए कि ये कौन सा बंदा था जिसके कहने पर ये हुआ है, होगा। शैला रजा साहब आपने भी बहुत से सवाल उठा दिए, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फरदौस शमीम नकवी साहब से बात करते हैं। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं सोफे के बाद।